हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आज हम टेस्ट नंबर 24 लेकर आए हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्लेसेंटा गर्भस्थ शिशु के जन्म के कितने समय बाद बाहर आती है? ऑप्शन है 3 मिनट, 10 से 12 मिनट, 5 मिनट, 5 घंटे। आपको बताना है कि प्लेसेंटा जो है वो गर्भस्थ शिशु के जन्म के कितने समय बाद बाहर आती है, यानी जो लेबर का तीसरा स्टेज होता है वो कितने समय का होता है, इसमें पूछा गया है। कितने समय में प्लेसेंटा आपकी बाहर आ जाती है गर्भस्थ शिशु का जन्म होने के बाद? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 से 12 मिनट। जबकि जब लेबर के स्टेज बताए जाते हैं तो उसमें 15 मिनट दिखाया जाता है, तो ये राइट आंसर होता है। लेकिन जब ऑप्शन में 15 ना हो, 10 से 12 हो या 15 हो, तो ये आसपास उसके माना जाता है, इसलिए इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो हम 10 से 12 ही मानते हैं क्योंकि ये उसके आसपास है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्रसव किट किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन है FAO, यूनिसेफ, ILO, WHO। तो आपको बताना है कि किस स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रसव किट जो प्रदान की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूनिसेफ। यूनिसेफ के द्वारा आपकी जो प्रसव किट है प्रदान की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों को जन्म के समय कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? आपको बताना है बच्चों को जन्म के समय कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑप्शन है, देखिएगा, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विटामिन के है राइट आंसर, जो बच्चे को जन्म के समय लगाया जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे नॉर्मली तो सबको पता होगा, लेकिन क्वेश्चन में आता है तो इसलिए एग्ज़ाम टाइम पे, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, याद रहे। ऑप्शन है 1 दिसंबर, 5 जनवरी, 7 अप्रैल, 16 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? आपको बताना है कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है, यानी जो मेल होते हैं उनकी जो जनन कोशिका होती है उसका उत्पादन कहाँ से होता है? आपको बताना है विषण, शुक्रवाहिका, अंडकोश, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है विषण, शुक्रवाहिका, अंडकोश, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए विषण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, काली खांसी के द्वारा होने वाले संक्रामक बीमारी है। आपको बताना है कि जो काली खांसी होती है वो किसके द्वारा होने वाली संक्रामक बीमारी है। ऑप्शन है बैक्टीरिया,
प्रोटोजोआ, वायरस, फंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा आपकी काली खांसी होती है, जो एक संक्रामक बीमारी है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियल बीमारी कौन सी है, तो उसमें आपकी काली खांसी भी आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गर्भावस्था प्रारंभ होने की स्थिति में किस हार्मोन के बढ़ जाने के कारण स्त्री के शरीर की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। गर्भावस्था प्रारंभ होने की स्थिति में किस हार्मोन्स के बढ़ जाने के कारण स्त्री के शरीर की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। तो आपको बताना है कि किसकी वजह से मांसपेशियां जो है वो शिथिल हो जाती हैं। तो है आपका आंसर ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरॉन। हमारा अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान पाया जाने वाला लघु विकार है। क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान पाया जाने वाला लघु विकार है। ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, कॉन्स्टिपेशन, स्फीत-शिराएँ, उपर्युक्त सभी। तो यानी पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन यानी बार बार मूत्र त्याग करना, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, और स्फीत-शिराएँ, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि कौन कौन से जो विकार होते हैं वो गर्भावस्था के दौरान होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं आपको गर्भावस्था के दौरान, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्री एक्लेम्पसिया में जोखिम युक्त कारकों में शामिल है। ऑप्शन है पॉलीहाइड्रोमिनाज की उपस्थिति, गर्भवती महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक होना, महिला में डायबिटीज की उपस्थिति, उपर्युक्त सभी। तो ये जो प्री एक्लेम्पसिया से पीड़ित महिला होती है उसमें ये सारे कारक दिखाई देते हैं, यानी ये सारी लक्षण होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गर्भपात का प्रकार। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। गर्भपात का प्रकार जिसमें निषेचन के उत्पादन गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान पूर्ण रूप से बाहर निकल आते हैं, वो क्या कहलाता है? आपको बताना है इसमें कि गर्भपात का वह प्रकार जिसमें निषेचन का जो उत्पादन होता है गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान पूर्ण रूप से बाहर निकल आता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अपूर्ण गर्भपात, संभावित गर्भपात, पूर्ण गर्भपात, या लीन। ये लीन है, यहाँ पे लीन गर्भपात। आपको बताना है कि क्या होगा। आप देखिए क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया हुआ है। पूर्ण रूप से बाहर जब निकल आता है तो ये अपूर्ण गर्भपात होगा नहीं और संभावित भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पूर्ण गर्भपात होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से वृद्धावस्था के दौरान किस रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है? आपको बताना है कि निम्न में से वृद्धावस्था के दौरान किस रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन है डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, कैंसर, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि वृद्धावस्था के समय ये सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए इनकी संभावना बढ़ जाती है। उस टाइम इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है और भी प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है
हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स हैं सिवाय। ऑप्शन है FSH, ल्यूटिनिंग हार्मोन्स, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन्स या प्रोजेस्टेरॉन। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा नहीं है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित नहीं होता, यानी सिक्रीशन नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन डी नहीं है, यानी प्रोजेस्टेरॉन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं होता है, बल्कि ये कार्पस ल्यूटियम से होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रोजेस्टेरॉन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल, 7 अप्रैल, 1 जुलाई, 12 मई। तो इसका राइट आंसर है, सॉरी यहाँ पे ये गलत हुआ है, जबकि यहाँ पे एड्स दिवस ना होके यहाँ पे था नर्स दिवस। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 अप्रैल, 7 अप्रैल, 1 जुलाई, 12 मई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 12 मई। 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण नवजात शिशु में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है? आपको बताना है कि किस पोषक तत्व की कमी से नवजात शिशुओं में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। ऑप्शन है रेटिनॉल, फोलिक एसिड, नियासिन, बायोटीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी फोलिक एसिड होता है। कहीं कहीं पर ये फोकोड के नाम से भी लिखा होता है फोलिक एसिड को। इसलिए ये वर्ड याद रखिएगा, फोकोड भी कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं पर फोसिक कहा जाता है। 2-3 नाम से इसे ऑप्शन में रखा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पाइनल डिफॉर्मेमाइल्स किस विटामिन की कमी को सूचित करता है? आपको बताना है, जो स्पाइनल डिफॉर्मेमाइल्स होती है यानी स्पाइनल प्रॉब्लम जो होती है, वो किस विटामिन की कमी को सूचित करता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए। तो आपको बताना है ये किसकी कमी से होती है ये प्रॉब्लम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी विटामिन डी की कमी से होता है। हड्डियों की प्रॉब्लम है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल की, तो ये आपके विटामिन डी की कमी से होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अपगार अपेयर स्कोर की प्रेडिक्टिव वैल्यू अधिक होती है? आपको बताना है कि किस अपेयर स्कोर की प्रेडिक्टिव वैल्यू अधिक होती है। ऑप्शन है 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 5 मिनट। जो अपगार स्कोर लिया जाता है वो 1 मिनट और 5 मिनट पर लिया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू होती है, अवधि होती है, वो 5 मिनट होगी। 1 मिनट तो बहुत कम होगा, 5 मिनट अधिक होगी, और ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के सिर की परिधि कितनी होती है?
आपको बताना है कि जो शिशु होता है उसकी नवजात शिशु उसके सिर की परिधि यानी सरकमफ्रेंस कितना होता है। तो आपको बताना है, ऑप्शन है 21 से 25, 40 से 45, 30 से 35। यहाँ पे 30 होना चाहिए था, 33 से 35 और 30 से 40, यहाँ पे 3 होना चाहिए। इसका राइट आंसर यही होगा। जो शिशु की नवजात शिशु होते हैं उसकी सर की जो सरकमफ्रेंस होती है वो 33 से 35 होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B5 को किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि ऑप्शन है पेंटाथोनिक, राइबोफ्लोविन, रेटिनॉल या ऑल ऑफ दिस, यानी सभी को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। ये है आपका ऑप्शन ए, पेंटाथोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है विटामिन B5 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, मॉर्निंग सिकनेस किसका लक्षण है। आपको बताना है कि मॉर्निंग सिकनेस किसका लक्षण है। ऑप्शन गर्भावस्था का, मासिक चक्र का, परसों का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गर्भावस्था का। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है, यानी बिग बोन। तो वो है आपकी अल्ना, रेडियस, फीमर या ब्रोंकियल। तो आपको बताना है कि इसकी सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है मनुष्य के शरीर की। ऑप्शन सी, फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। फ्रेंड, आज का हमारा 20 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। आप सब कमेंट के माध्यम से अपने आंसर ज़रूर बताइए कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। हम आपके कमेंट्स देखते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएं। हमारे प्लेलिस्ट में भी क्वेश्चन हैं, तो आप उन सब को भी देखकर अपने आंसर लगाइएगा, जिससे आपकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस होती रहे और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, यानी अपनी सीट कंफर्म कर पाएँ। आपकी एक सीट होनी चाहिए। क्लास के लिए थैंक यू।